13 अप्रैल 2022 के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। LIC IPO के साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है, रिटेल इन्फ्लेशन को देखेंगे, एसेट मोनेटाइजेशन के टारगेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। द लास्ट वन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट। LIC IPO, LIC के बोर्ड की मीटिंग इस वीकेंड को होने वाली है और इस वीकेंड में जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनलाइज किए जाएंगे और इसी के साथ साथ जो IPO आने वाला है तो इसके डॉक्यूमेंट्स को मिड नेक्स्ट वीक तक सबमिट किया जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि LIC का ये जो पब्लिक इश्यू है ये जल्द से जल्द फाइल किया जाए एंड दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एवर IPO ऑफ आवर कंट्री और इसको फर्स्ट वीक ऑफ मई में सरकार लॉन्च करना चाहती है। अगर सरकार या फिर LIC की बात करें तो LIC अगर टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करती है और 12 मई से पहले ये IPO इश्यू नहीं होता है तो LIC को फिर से ऑडिटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है IPO के रोल आउट की प्रोसेस को थोड़ा और ज़्यादा वक्त लग सकता है, ये थोड़ी और ज़्यादा डिले हो सकती है। अब सरकार जो है इसको पहले ही लॉन्च कर देने वाली थी, इनफैक्ट मार्च में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन विनो के वॉर की वजह से सरकार ये चीज़ जो है वो नहीं कर पाई। मार्च में लॉन्च नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस वॉर, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ दूसरे इश्यूज भी चल रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट जो है ये काफ़ी चॉपी है। चॉपी यानी कि काफ़ी वॉलेटिलिटी इसमें नज़र आ रही है। अगर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही होती या फिर ऐसे रॉकेट की तरह नहीं लेकिन धीरे धीरे भी अगर ग्रोथ होता तो ये राइट टाइम था कि सरकार इसको लॉन्च कर देती। लेकिन मार्केट भी वॉलेटाइल है। दूसरी तरफ जैसे हमने बात की कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट जो है उसमें एक इम्पैक्ट देखने को मिली है। एंड थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन, और वो भी तीन प्रकार का। एक तो जनरल इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ फ्यूल, फिर है फूड इन्फ्लेशन एंड द थर्ड वन इज इनपुट का इन्फ्लेशन, यानी कि जो रॉ मटेरियल है इनकी प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये तीन प्रीडोमिनेंट रीजंस हैं, बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से IPO को लॉन्च जो है वो हम टाइम पर नहीं कर पाए। सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में जो टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपनी जो एसेट्स हैं, अब ऐसी एसेट्स जिनका इतना कोई खास काम नहीं है तो बेस्ट इज कि आप क्या करेंगे, आप उसको बेच देंगे। लेट्स से कि आपके पास पुरानी ज़मीन है, राइट। अब ये ज़मीन जो है ये छोटे से टाउन में है, तो अगर आप इस ज़मीन को बेच देंगे और इसके बदले में इससे थोड़ी छोटी ज़मीन आप लेट्स से किसी बड़े सिटी में खरीदेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो फटाफट इंक्रीज होगी कंपेयर टू दिस प्राइस, इज़न्ट इट। तो सरकार क्या करेगी, जो डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे आएंगे उनको सोशल सेक्टर में स्पेंड करेगी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो सरकार ने टारगेट रखा है 65,000 करोड़ रुपीस का। और ये जो IPO है ना जिसमें सरकार LIC का 5% शेयर बेचना चाहती है, तो इससे सरकार को 60,000 से लेकर 70,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे। तो होपफुली ये जो सरकार का इस साल का फाइनेंशियल ईयर का टारगेट है वो तो सिर्फ इस IPO में से ही सरकार को मिल जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी ए गुड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। मुझे आज ही एक कंपनी से मेल आया है एंड दिस इज़ फ्रॉम हब हॉपर, जिसके माध्यम से हम पॉडकास्ट को लॉन्च करते हैं। तो आई गॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम हब हॉपर के आने वाले समय में वो मेरा जो पॉडकास्ट है क्यूरियसली फॉर एवर इसको अपने फ्रंट पेज पर रखेंगे, क्योंकि हाल ही में 6,000 प्लस लिसन्स जो हैं वो इसके कंप्लीट हुए हैं एंड दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, नो डाउट इट्स ए बिग माइलस्टोन टू बी ऑनेस्ट। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं थोड़ा वक्त यहाँ पर लूँगा बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इमोशनल मोमेंट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। लगभग 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है जब मैंने मेरा पहला ऐसा ऑडियो लॉन्च किया था और वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर लॉन्च किया था। तो उस टाइम पर जब मैंने टेलीग्राम चैनल पर भगत सिंह साहब की एक स्टोरी लॉन्च की थी, देर रात थी मुझे पता है, और मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन एज वेल। उनका नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज चैनल के जो फाउंडर हैं सिद्धांत अग्निहोत्री,
ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और स्टडी आईक्यू में वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर, तो तब से काफ़ी अच्छी दोस्ती है। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी जो वॉइस है उसका इस्तेमाल कीजिए, आप इस प्रकार की चीज़ें बनाइए। मैं एक दिन उनके साथ बात कर रहा था एंड आई थॉट कि एक ऐसा कि आई वांट टू डू दिस थिंग, कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के साथ शेयर करनी है, और ही टोल्ड मी टू गो अहेड। और जब मैंने पहला ऑडियो बनाया और मैंने टेलीग्राम चला, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस पॉडकास्ट एंड ऑल, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने जब उनके साथ शेयर किया तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी कि दिस इज गोइंग टू बी बिग थिंग इन फ्यूचर, आप इसको छोड़िएगा मत। बट क्योंकि आई वॉज डूइंग ए जॉब, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट मच टाइम, मैं इतना वक्त नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने वक्त निकालना शुरू किया, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। अपने वर्किंग आवर्स के बाद का जो पर्सनल टाइम था, उस टाइम में मैं इन चीज़ों पर काम करता था और फिर आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। एंड देखिए कैसे मैं कई बार ये एग्जांपल्स भी स्पॉटिफाई में, मीन्स जो मोटिवेशनल पॉडकास्ट हैं जो स्पॉटिफाई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, तो उसमें मैं कई बार कहता हूँ कि छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, वो एक दिन इतने बड़े बन जाते हैं, एक इतनी ऊंचाई तक आपको ले जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज़ ए प्राइम एग्जांपल। और ये सारी चीज़ें सिर्फ मेहनत से नहीं, आप लोगों के शेयरिंग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की जो जो एक एड्यूलेशन आपने दिया है, रिस्पेक्ट जो आपने दी है, उसकी वजह से मोटिवेशन मिलता रहा है। तो प्लीज़ डू शेयरिंग योर लव विथ मी, इट्स अ फ्यूल टू बी ऑनेस्ट, राइट। किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए ये फ्यूल होता है जब उनको फीडबैक मिलता है कि आप जो भी काम वो करते हैं, राइट, जो भी अलग अलग क्षेत्र में, तो उनको जब भी फीडबैक मिलता है तो उनको बहुत मजा आता है। वो मीन्स पैसे, वो सारी चीज़ें जो हैं, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। सच में, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई जेन्युइनली मीन इट। मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है अभी पॉडकास्ट में से, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, राइट। लेकिन फिर भी मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी आ रही है। तो थोड़ा वक्त लिया है मैंने, फाइनेंशियल एनालिसिस के बीच में मैंने एक बात कर दी, बट ये प्लान्ड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, राइट। इट्स कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ माय हार्ट। सो अगेन, थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच, राइट। मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ आपको कि थैंक यू सो मच। रिटेल इन्फ्लेशन, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 17 महीनों का अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा टच किया है मार्च में। 6.95% तक रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई इन्फ्लेशन के पीछे जो रीजंस हैं, दे आर द रीजंस। और 6.95% इज डेंजरस, क्योंकि आरबीआई की जो लिमिट है वो 2% से लेकर 6%, इस ब्रैकेट के बाहर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, लेकिन 6.95% तक हो चुका है। एंड फूड प्राइसेस आर वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड इट। इसी के साथ अब यह भी नजर आ रहा है कि मॉनिटरी टाइटनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यह क्या है, आई एक्सप्लेन इट टू यू इन अ मिनट। फरवरी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था दैट वाज 1.7%, और अगर हम जनवरी की बात करें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट था 1.46%। तो फरवरी में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। और फरवरी में जो इन्फ्लेशन था दैट वाज 6.07%, लेकिन यहाँ पर देखिए आप मार्च में 6.95%। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स का कहना यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनिटरिंग टाइटनिंग को स्टार्ट कर देगी। मैंने एक वीडियो बनाया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई वॉन्ट यू गाइज टू चेक इट आउट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और इसमें ये एक नया टूल जो आरबीआई ने लॉन्च किया है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। 2 दिन पहले इस वीडियो को लॉन्च किया है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो मॉनिटरी टाइटनिंग का मतलब यह है कि रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट को तो इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि एसडीएफ का रेट जो है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा रखा है, लेकिन रेपो रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि लोन जो एक इजी रेट पर अवेलेबल थी, अब ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। एंड इट्स अ वेरी टफ डिसीजन टू टेक, क्योंकि एक तरफ ग्रोथ जो है वो
नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, पैसों का जो फ्लो है उसको इंक्रीज करते हैं। लेकिन अब पैसों के फ्लो को थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन जून 2020 से कहते हैं कि नेक्स्ट जो बाई मंथली पॉलिसी आएगी तो तब से हमें जो रेट है, रेट हाइक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, रेपो रेट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो सकता है अगर ये इन्फ्लेशन जो है ये कूल ऑफ नहीं हुआ तो इट्स गोइंग टू बी बिट डेंजरस फॉर आवर इकोनॉमी। एसेट मोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 96,000 करोड़ रुपीस जो है वो गार्नर किए हैं, यानी कि एक्वायर किए हैं, उनको मिले हैं। एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो टारगेट था सरकार का वो था 88,000 करोड़, लेकिन इसमें 96,000 करोड़ रुपीस सरकार को ऑलरेडी मिल चुके हैं। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जैसे कि कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान, इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम हैं वो हैं कैपिटल ग्रुप, यूटिलिको इमर्जिंग मार्केट ट्रस्ट, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, मैथ्यूज एशिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। निर्मला सीतारमन जी ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के साथ मिलकर और इसी के साथ दूसरे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के, तो उनके साथ मिलकर जो सेक्टर वाइज एक रिव्यू है वो लिया और इसी के साथ जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्ट्रेटेजी है वो तैयार करने के ऊपर विचार विमर्श स्टार्ट कर दिया है। ऑफिशियल का कहना यह है कि ये 96,000 करोड़ रुपीस का जो आंकड़ा है ये 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा जो है वो आना बाकी है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल रेलवेज की बात करें, वेयर हाउसिंग की बात करें, तो उन्होंने अपने टारगेट्स जो अचीव करने थे वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हैं, राइट। उनका मीन्स ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अच्छा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इनको अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट की जाएगी। और मिनिस्ट्री वाइज भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने टारगेट अपने अचीव नहीं किए हैं, लेकिन ओवरऑल जो टारगेट अचीव करना था वो टारगेट अचीव हो चुका है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट रखा है और इस साल का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 23 का, इट इज़ 1.67 लाख करोड़ रुपीस और सरकार कॉन्फिडेंट है कि इस आंकड़े को सरकार अचीव कर लेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रेड ग्रोथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, देखिए यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही, दिस इज अबाउट ट्रेड का जो व्यापार है उसके ग्रोथ का आंकड़ा है कि ये पहले 4.7 WTO ने कहा था, लेकिन अब उसको डाउन कर दिया है। फोरकास्ट ये कह रहा है कि इस साल ट्रेड का जो ग्रोथ है वो 3% ही होगा। नंबर 1 रीजन इज रशिया यूक्रेन वॉर। सिर्फ ये रीजन नहीं, इसके अलावा भी दूसरे रीजंस हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर पर WTO ने यह कहा है कि दुनिया जो है वो 2 अलग अलग बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी डिवाइड हो सकती है कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड वाला ब्लॉक, एक रशिया के साथ ट्रेड करने वाले देशों का ब्लॉक, और ये चीज़ें जो है वो इकोनॉमी के लिए डेंजरस हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाए गए हैं रशियन बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स पर, तो इसकी वजह से कॉमर्शियल सर्विस ट्रेड जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ नंबर 2 जो बड़ा रीज़न है दैट इज़ चाइना। चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है। तो इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, फिर फ्यूल की प्राइस ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज हुई है तो इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, तो इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो कम होगा। WTO ने ये कहा है कि 2023 में ट्रेड जो है वो 3.4% भी हो सकता है, बट अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। कॉन्फ्लिक्ट कब ख़त्म होगा, किस दिशा में जाएगा, ये कहना थोड़ा नियरली डिफ़िकल्ट है अभी। और इसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन जो है वो वैसे तो चीज़ों के मेजर सप्लायर्स नहीं हैं, लेकिन फूड की बात करें, रेगुलर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपको, अगर मैं फूड ग्रेन की बात कहूँ तो रशिया और यूक्रेन कौन सी चीज़ ऐसी, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं या फिर पैदा करते हैं और सप्लाई करते हैं? चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक आपको ही फिल करना है, ठीक है। एनर्जी, रशिया की ऑयल एंड गैस की बात करें तो यूरोप का
40% जितना ऑयल एंड गैस कौन सप्लाई करता है? रशिया। भारत में फर्टिलाइजर्स की कीमत इंक्रीज हो चुकी है बिकॉज रशिया और यूक्रेन से फर्टिलाइजर भी आता है हमारे देश में। एडिबल ऑयल की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन से मंगवाते हैं, तो इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो रशिया और यूक्रेन सप्लाई करते हैं, तो वॉर की वजह से इनकी सप्लाई भी अफेक्ट हुई है, तो ग्रोथ के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.